ओके गाइज, मैं अब सेकेंड पार्ट में फटाफट ले आया हूँ, क्योंकि मैं देरी नहीं करना चाहता। आप लोग के ऑफलाइन एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। सो मैं फटाफट बिना देरी करे मैं सीधा पार्ट 2 पे बढ़ता हूँ। तो आज हम COA का AKTU KCS 302 के यूनिट 4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और इस पार्ट 2 में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कैशे मेमोरी। तो इस कैशे मेमोरी के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, कैशे मेमोरी होती क्या है, ठीक है। और इसके बाद हम जानेंगे मैपिंग के बारे में कि कैशे मैपिंग कैसे हो रही है, ठीक है। तो बिना मैं देर करवाए मैं पहले कैशे मेमोरी का मैं आपको एक बता देता हूँ फंडा। एक मिनट, ओके, ठीक है। तो कैशे होती क्या है? देखो, सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कैशे होता क्या है। कैशे एक सिंपल आप कह सकते हैं कि आपके मेन मेमोरी का छोटा सा हिस्सा होता है कैशे, ठीक है। और ये कैशे जो होता है आपका ये आपका 3 लेवल वाइज होता है। एक्चुअल में लेवल 1 अगर यहाँ मेंशन करूँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसका मतलब क्या है? अगर आप देखें, अब आपके कंप्यूटर में L3 कैशे होती है, ठीक है। लेवल 1 का मतलब है कि इसकी स्पीड ज़्यादा, इसकी थोड़ी कम और इसकी थोड़ी कम, इसकी स्पेस कम, इसकी स्पेस ज़्यादा, इसकी स्पेस और ज़्यादा। देखिए, तो लेवल जो है, मेरे लेवल जो इंक्रीज़ हो रहा है वो स्पेस के मामले में इंक्रीज़ हो रहा है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ प्रोग्राम्स को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ घट हो रही है, इसमें स्पेस तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ क्या बढ़ रहा है, जो अगर उल्टा जाए तो क्या बढ़ रहा है? स्पीड। तो L3 की स्पीड L2 कैशे से कम होगी, L2 की स्पीड L1 कैशे से कम होगी, ठीक है, लेकिन स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको हम फटाफट समझने की कोशिश करते हैं कि फंडा एक्चुअल में है क्या। मैं ज़्यादा देर नहीं कर रहा, मैं सीधा बढ़ता हूँ अपने हैंड रिटन नोट के ऊपर। और हैंड रिटन नोट्स में मैं लेक्चर नोट्स में मैंने कैशे मैपिंग का मैंने करा रखा है। लेट मी ओपन दैट डॉक्यूमेंट। लेट मी ओपन दैट, ओके। क्योंकि मैंने नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, और एक्चुअल में जो मेरे खुद के जो हैंड रिटन नोट्स है, जो मैं कॉपी बना रहा हूँ कॉपी कॉलेज में, तो अभी मेरे पास मैसेज आया आपके किसी में से कि भाई सर फटाफट बता दीजिए। तो मैं बिना देर करवाए सीधा बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, कैशे मैपिंग की। अब एक्चुअल में मैपिंग का कॉन्सेप्ट है क्या? चलो पहले आपको मैं कैशे का थोड़ा हाईलाइट देता हूँ। देखिए कि आपके पास एक मेन मेमोरी है, ये बड़ा सी ये मेन मेमोरी है, ठीक है। और ये मेरे इसको मैं देखिए ऐसे बना दिया, ये मेरे हैं CPU भाई साहब, ठीक है। CPU चाहता है कि भाई मेन मेमोरी के 2 हिस्से हैं, मेनली प्रायरली 2 हिस्से होते हैं। एक में डेटा स्टोर होता है, दूसरे में प्रोग्राम स्टोर होते हैं। प्रोग्राम्स कह दीजिए, आप एप्लीकेशंस कह दीजिए। तो CPU इस फिराक में रहता है कि मैं जल्द से जल्द ना ये एक्सेस करने की कोशिश करूं, लेकिन मेन मेमोरी कहता है भाई मेरी जो स्पीड है वो कम है। CPU कहता है भाई मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, सॉरी मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो क्या फंडा होता है कि अब इसको एक्सेस करना है, ठीक है। हर बार कोई अगर प्रोग्राम अगर यहाँ से उठाया जाए, हर बार उठाएगा तो टाइम लगेगा, CPU को उतना ही वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब भाई मेन मेमोरी के पास जाए वो प्रोग्राम उठाए। ये ठीक वैसी ही बात है कि अगर आपके एक घर में एक अलमीरा है, जिसमें या आप अपने कंप्यूटर टेबल पे हो गए या आपके स्टडी टेबल होगी, वो स्टडी टेबल में आपके जो भी कबर्ड में जो चीज़ें रखी होंगी वो आपके जो आप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं वो होगी। सपोज़ करें आपके ड्रॉर है, ड्रॉर में सपोज़ करें आपको पेन चाहिए या पेंसिल से काम करें तो आपको रबड़ भी चाहिए, इरेज़र चाहिए, शार्पनर भी चाहिए।
तो आप हर बार तो उठने के लिए दूसरे अलमीरा के अंदर जाके खोल के नहीं निकालेंगे ना, आप अपने पास रखेंगे इसको। तो सीपीयू भी कुछ ऐसे ही रखता है। सीपीयू कहता है कि भाई तू एक काम कर, तू मुझे छोटा सा डब्बे में ना ये चीज़ें रख दे, जो मेरी रोज़मर्रा आने वाली जो चीज़ें हैं वो तो यहाँ पे मेरी कर दे इस प्रोसेस को। ठीक है, एक्चुअल में कौन सा ये मेन मेमोरी का क्या होती है आपकी, व्हाट इज़ मेन मेमोरी है? रैम। मतलब रैम के कौन सा ब्लॉक प्रोग्राम में से हम मान के चलते डेटा के, डेटा भी ऐसे एक्सेस होता है, कोई भी ब्लॉक हो, कोई भी डब्बा हो, कोई भी हिस्सा हो, कौन सा ब्लॉक, देखिए मैं लिख रहा हूं, कौन सा ब्लॉक कैशे के, ठीक है, कौन से लाइन में जाएगा। देखिए मैं कैशे के लिए जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, कैशे के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो ये इसके लिए जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो लाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। एक्चुअल में अगर आप पढ़ेंगे इसको तो दोनों के लिए ब्लॉक शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में माना गया, ये एक एजम्पशन है कि बेसिक कंप्यूटर को हम सिंप्लिसिटी अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो मेरा इसका जो ब्लॉक साइज है, ये जो ब्लॉक है, इसका जो ब्लॉक का साइज है, ये मेरे इसके कैशे के जो लाइन साइज है इसके बराबर है, दोनों सेम है। आप दोनों को ब्लॉक भी कह सकते हैं, मैं या तो मैं बोलूँगा कैशे ब्लॉक में भाई रैम का कौन सा हिस्सा, कौन सा फ्रीक्वेंटली यूज्ड ब्लॉक कैशे में जाएगा। देखिए ये भी तो इतने सारे प्रोग्राम्स हैं आपके, सपोज कर आपके सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं, या आपके मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए, कितनी सारी ऐप्स डली होती हैं आपके उसमें। कौन सी ऐप्स आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? फेसबुक, इससे भी ज़्यादा आप करते हैं व्हाट्सएप, इससे भी ज़्यादा आप करते हैं अपने मैसेजिंग को, या स्नैपचैट को, या इंस्टाग्राम को, या नाना प्रकार के। ठीक है, तो आप जो इस्तेमाल करते हैं तो सिस्टम क्या रखता है, सीपीयू का करता है कि एक डब्बा अपने पास बना कर रख लेता है, एक कबर्ड रख लेता है, उस कबर्ड में जो ज़रूरी चीज़ें जो आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या जो ज़रूरी ऐप्स हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने पास रख लेता है। इसे कहते हैं कैशे, कैशे में स्टोर करना। कैशे एक्चुअल में सीपीयू के सबसे निकटतम है, और कैशे की जो स्पीड है और सीपीयू की जो स्पीड है वो बराबर होती है। इसलिए कहता है भाई सीपीयू कहता है भाई देखो भाई कैशे मेरे पास है यार, तुम्हें यूज़र यार ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पूछता है यार, ये एप्लीकेशन पहले चलाता है, जैसे ही फ़ोन स्टार्ट हुआ या चार्ज रिचार्ज हो, फ़ोन चार्ज हो गया पूरा, पहले एप्लीकेशन खोलेगा व्हाट्सएप। ठीक है, तो सीपीयू को पता है आप एज अ यूज़र कौन सी एप्लीकेशन या कौन से प्रोग्राम पहले रन कर रहे हैं, तो उसको ट्रैक रखना है ना, शेड्यूलिंग उसको करनी है। तो अब इस टेक्निक को कि भाई कौन सा ब्लॉक, कौन सा रैम का ब्लॉक, कौन सा रैम ब्लॉक कैशे के कौन से लाइन में जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैशे मैपिंग। सिंपल सी बात है कि भाई ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेमोरी ब्लॉक की ज़रूरत पड़ रही है हर बार। हो सकता है हर बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही हो, और बस सिर्फ 4 प्रोग्राम रिपीट हो रहे हो, या 4 से ज़्यादा भी रिपीट हो रहा है। अगर 5वां रिपीट हो रहा है लेकिन 4 की जगह है, तो 5वें को कहाँ रखूँ मैं, किसको रिप्लेस करूँ, कैसे करूँ? कोई मैकेनिज़्म तो होगा, कोई तरीका तो होगा, कोई सिस्टम तो होगा। अब उस सिस्टम, उस मैनेजमेंट को करने के लिए कैशे मैपिंग की कुछ टेक्निक्स लगती हैं। क्या लगती हैं? टेक्निक्स। माफ़ कीजिएगा थोड़ा मैं तेज़ बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर से रिवाइंड करके एक बार आप सुन लेना दोबारा। मैं दोबारा बता देता हूँ। आपके मेन मेमोरी जो रैम है वो बहुत ही स्लो है एज़ कम्पेयर टू द सीपीयू। ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं कि स्पीड का कितना फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरे जो हार्ड डिस्क है, चलिए मैं रैम की बात करूँ, रैम अगर मेरी 10 नैनो सेकेंड्स लगा रही है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई मेरा एक जो सीपीयू है 1 नैनो सेकेंड लगा रहा है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, तो ये क्या करेगा, ये मेरा टाइम ले रहा है 1 मिली सेकेंड में। अब एक नैनो सेकेंड और मिली सेकेंड में कितना फ़र्क हो गया, या मिली सेकेंड भी ना कहूँ, मैं कहूँ सीधा माइक्रो सेकेंड। एक नैनो सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में कितना फ़र्क हो गया, कितने का फ़र्क हो गया, 1000 का डिफरेंस हो गया। तो माई CPU इज़ 1000 टाइम्स फास्टर देन मेमोरी। 1000 गुना का फर्क पड़ गया तो उतना उसको वेट करना पड़ जाएगा भाई। 1000 नैनो सेकेंड वेट करेगा तब जाके 1 माइक्रो सेकेंड में उसके पास आएगा, मेमोरी काम करेगा। मतलब 1 माइक्रो सेकेंड में आएगा है और 1 माइक्रो सेकेंड में जाएगा।
आदान प्रदान होगा तो 2 माइक्रोसेकंड लग गए, तो कंप्यूटर को तो 2000 नैनोसेकंड वेट करना पड़ गया। उसको तो यार 2000, एक तो मान के चलो कि भी 1 मिनट लग रहा है तो 2000 मिनट लग गए बेचारे को, इतना इंतजार थोड़ी करेगा। तो कहता है कि भाई आप, मैं ना एक छोटा सा कबर्ड अपना मेंटेन कर लेता हूँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी प्रोग्राम्स हैं, जो यूज़र सबसे रिक्वेस्ट करता है, मैं उनको वहाँ पे संभाल के रखूँगा और उसकी स्पीड और मेरी स्पीड मैच करेगी। क्लियर? ये होता कैशे। कई कहते हैं कि कैशे इज़ अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। गलत है, कैशे अलग है। कैशे हमेशा आपके प्रोसेसर के साथ होता है। जितना बढ़िया प्रोसेसर होगा उसके उतनी लेवल्स होंगे प्रोसेसर उसके कैशे की। अगर आप याद करें, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, i3 के अंदर के कैशे लेवल्स अलग होंगे, i5 में अलग होंगे, i7 में अलग होंगे, और i9 जिसका मैं अभी मैकबुक पे काम कर रहा हूँ i9 प्रोसेसर में अलग होंगे। या पुराने सिस्टम्स पे जाइए, पेंटियम 4 में जाइए, पेंटियम 3 में जाइए, वहाँ सिर्फ 1 या 2 लेवल होते थे कैशे के, और कैशे का साइज़ भी कम था। ठीक है, 128 KB बहुत छोटा साइज़ होता है। और लेकिन कैशे इतनी फास्ट है, इतना है, इसको हम छोटा क्यों रख रहे हैं? क्योंकि कैशे बहुत एक्सपेंसिव है। कैशे जो भाई साहब है ना, ये बड़े महंगे हैं, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे आते हैं ये, एक्सपेंसिव दैन रैम। रैम बड़ी सस्ती मिल जाती है भाई, रैम की आप जाके खरीदें बड़ी जल्दी मिल जाएगी, कैशे ना मिलेगा। कैशे प्रोसेसर के साथ आता है, प्रोसेसर बड़ा महंगा है तो कैशे भी महंगा होगा साथ साथ, लेकिन उतनी ही परफॉर्मेंस देगा, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा, आपको निराश नहीं करेगा। ठीक है, तो अब कौन सा ब्लॉक मेरा, कौन सा प्रोग्राम मेरा कैशे के किस जगह पे आके रुकेगा, किस जगह पे आके रहेगा फ्रीक्वेंट यूज़ के लिए, उस तरीके को हम क्या कहते हैं, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रैटेजी, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? मैपिंग। और उस मैपिंग के 3 तरीके हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कौन कौन से 3 तरीके। सबसे पहला आता है डायरेक्ट मैपिंग, ये उठाओ और पटको, सीधा डायरेक्ट उठाओ। दूसरा तरीका आता है फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, और तीसरा आता है के वे सेट एसोसिएटिव। अब हम एक एक डील में डिस्कस करेंगे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल को मैं तीनों स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश करूंगा एक एक करके तरीके से। तो सबसे पहले मैं बढ़ता हूं अपने डायरेक्ट मैपिंग पे। ठीक है, तो डायरेक्ट मैपिंग के लिए, डायरेक्ट मैपिंग की अगर मैं बात करूँ, किसकी मैपिंग हो रही है भाई? कैशे की। क्यों हो रही है? कि भाई कौन से प्रोग्राम उठाने भाई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाना शुरू करता हूँ। तो जैसे मैंने कुछ ऐसे बनाया, ठीक है, और मैंने कुछ ऐसे किया। देखिए, अब मैं देखिए एग्जांपल क्या ले रहा हूँ, आप वो भी देखते रहिएगा। एक मैंने यहाँ डब्बा बनाया, एक मैंने कुछ इस तरह से डब्बा बनाया है। ठीक है, ये कुछ डब्बा बना, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं इसको देखे करता हूँ कुछ इस तरह से। ये मैंने बनाया है कैशे मेमोरी, छोटी होती है। कैशे मेमोरी के मैं लाइंस दे रहा हूँ, 4 लाइंस दे रहा हूँ। ये है मेरी मेन मेमोरी, यहाँ लिख देता हूँ, ये है मेरी मेन मेमोरी, या रैम कह दूँ, प्राइमरी कह दूँ, जैसे आपको कहना कर लीजिए। ठीक है, और मैंने कहा कि जो मेरा इसका ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इसका साइज कितना है, इसका साइज कितना है? 1 ब्लॉक साइज इक्वल्स टू 4 वर्ड्स। मैंने पहले बताया, एक वर्ड यहां पे मैं मान के चल रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं, 1 वर्ड इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे ब्लॉक्स है B0 से लेकर मैंने कर दिया B31 तक। तो कितने ब्लॉक्स हुए मेरे पास? टोटल नंबर ब्लॉक्स कितने हुए? 32 ब्लॉक्स। ठीक है, हर एक का साइज कितना है? 4 वर्ड्स, मतलब कितना हो गया? 4 बाइट्स। तो 32 इंटू 4 कितना हो गया? 128 वर्ड्स की मेरी टोटल मेमोरी हो गई। और कैशे में लाइन होती है, ये वो क्या है मेरी? लाइन। ठीक है, ये लाइन है मेरी। तो 1 ब्लॉक साइज इक्वल टू 1 कैशे लाइन साइज। ब्लॉक किसका है? रैम का।
तो एक रैम ब्लॉक का जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई मैंने ली है लाइन की। ये आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर अगर आप गेट के लिए पढ़ रहे, किसी के लिए पढ़ रहे, ये हमेशा मान के चलिएगा कि दोनों बराबर होंगे, और अगर नहीं दिया ना तो समझ जाना क्वेश्चन में गड़बड़ है, किसी ने कुछ गड़बड़ की है। ये मान के चलना भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, वन रैम ब्लॉक साइज इज इक्वल टू वन कैशे लाइन साइज। तो दोनों का साइज कितना है, 4 बाइट है, या एक ब्लॉक के बराबर है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कितने लाइन ले रहा हूँ, 4, तो 4 चौक 16, कितना हो गया, 16 वर्ड्स की ये कैशे मेमोरी हुई। कितने वर्ड्स की, 16 वर्ड्स की। ये मेरी कितने वर्ड्स की है, 128 वर्ड्स की। तो B0, B1, B2 अप टू ये B30 एंड B31, इस तरह से 0 से लेकर 31, मतलब कितने 32 ब्लॉक्स हो गए। और हर ब्लॉक की चौड़ाई कितनी है, 4 बाइट की। एक बाइट एक वर्ड हो गया, तो 4 वर्ड की जगह ले रहा है। कुछ इस तरह से होगा अगर मैं यहाँ बना के देखूँ तो W0, W1, W2, W3, ठीक है, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, ऐसे यहाँ पर लास्ट में आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये 123, W122, W121, 120, या लास्ट में आ जाएगा आपका 124, 125, 126 और 127। W0 से लेकर W127 तक है। इतने वर्ड आ सकते हो। एक वर्ड की कितनी चौड़ाई है, 1 बाइट, मतलब 8 बिट। कितने हो गया, 1 बाइट कितना हो गया, 8 बिट्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ये फंडा मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अब देखिए, डायरेक्ट मैपिंग में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको आपको याद कर लेना, बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं है। ये आपने DSTL में एक फॉर्मूला पढ़ा है कैलकुलेट करने का, उसी तरीके से है। यहाँ पे फॉर्मूला है मेरे पास K, कैपिटल K मॉड N, ठीक है। K मॉड N मतलब K को अगर मैं डिवाइड करूं N से, तो इसका जो रिमाइंडर होगा ये मेरा क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू लाइन नंबर। तो मैं कह सकता हूं लाइन नंबर, किसका लाइन नंबर, कैशे का लाइन नंबर निकालना है। K क्या है मेरा, ब्लॉक नंबर, और N क्या है मेरा, व्हाट इज N हियर, नंबर ऑफ लाइंस, कि भाई कैशे में कितनी लाइंस हैं। अगर मैं ये एग्जांपल देखूं, ये इसको मैं L0 से करता हूं, L0, L1, L2, L3, तो 0, 1, 2, 3, तो कितनी लाइंस है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4। मैं बाकी मिटा दूं अगर कहें तो। 4 लाइंस हैं, ये एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। और 4 लाइंस हैं, तो मेरे ब्लॉक्स के कैसे आएगा, ब्लॉक नंबर लेना है मुझे। तो अगर मुझे B0 को उठाना है, B0 जो ब्लॉक है मेरा रैम का ब्लॉक, कैशे की किस लाइन में आएगा, ये तो मैपिंग कर दी है मुझे। तो डायरेक्ट मैपिंग का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रख लो, ठीक है। इस फॉर्मूले के तहत सिंपल सा फंडा है कि आपका जो कौन सा ब्लॉक नंबर, अगर मैं ब्लॉक नंबर 0, ठीक है, 0 मॉड 4, मतलब नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4, ब्लॉक नंबर का है 0, B0, ठीक है। तो क्या निकल के आया, 0 मॉड 4, 1 मॉड 4, 2 मॉड 4 और 3 मॉड 4, क्या निकल के आया, 0, 1, 2, 3। और यही वैल्यूज मेरी सेम आएंगी, कब आएंगी वैल्यू, जब 4 मॉड 4 होगा, 5 मॉड 4 होगा, रिमाइंडर ये आएगा ना, 6 मॉड 4, 7 मॉड 4। तो अगर आपका जो ब्लॉक नंबर है यहाँ पे कौन से, B0, B1, B2, B3, मतलब यहाँ पे कौन से ब्लॉक आ सकते हैं, या तो B0 आ सकता है, या और का साइन लगा रहा हूँ मैं, या आ सकता है B4, या आ सकता है ये यहाँ आ सकता है B5 आ सकता है, या यहाँ पर आ सकता है B6, या आ सकता है यहाँ पर B7। याद रखिए यहाँ पे इनमें से कोई एक ही आएगा, समझ रहे हैं, कोई एक ही आएगा, ठीक है। तो एक साथ मेरे 4 ब्लॉक्स आ सकते हैं,
ठीक है, B5 B6 B7, फिर ये B8 B12 B16, ऐसे करते करते कुछ आएगा, ये मेरा B9, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा, ये मेरा B10, ये मेरा B11, कुछ इस तरह से आएगा। तो मेरा यहाँ पर मेरा B31 एंड तक आएगा, यहाँ मेरा एंड तक बनेगा B30, यहाँ मेरा एंड बनेगा B29 और यहाँ मेरा एंड बनेगा B28। तो इस तरीके से होगा, मतलब B0 आ सकता है लाइन 0 के अंदर, B4 आ सकता है, B8 आ सकता है, B12 आ सकता है, एक साथ नहीं आएगा, अलग अलग आएंगे ये। ऐसे ही आपका L1 के अंदर B21 से लेकर B29 का कोई भी ब्लॉक होगा, B1 B5 B9, चार चार छोड़कर, क्योंकि मॉड लग रहा है ना, चार चार जंप करके कर रहा है। B2 के बाद B6 फिर B10, तो चार चार का आप जोड़ते जाइए और अपना शुरू हो जाइए। ये फंडा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर, अब आता है कि जो मेरा एड्रेस जनरेट होगा, मेमोरी एड्रेस कैसे जनरेट करेगा। ठीक है, मेमोरी एड्रेस कैसे जनरेट होगा, कि वो कैसे पता लगेगा कि मेरा कौन सा प्रोग्राम, कौन सा वर्ड उठाना है, मेमोरी का कौन सा वर्ड उठाना है और वो मेरा लाइन में डालना है कैशे के अंदर जो एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, उसके लिए एक मेमोरी वर्ड बनता है। उस मेमोरी वर्ड को हम या तो मेमोरी वर्ड कहते हैं, और एक चीज़ और हम कहते हैं, इसको मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ इसमें, ठीक है, और ये जो है इसको मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट। ठीक है, अब मैं इसमें वापस आता हूँ और इसको मिटा देता हूँ ताकि वो पेज भी रहे और ये पेज भी रहे। ठीक है, तो मैं इसको ये मिटा कर रख दिया। ठीक है, ये मिटा दिया क्योंकि ऑलरेडी पिछले पेज पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, मैं अब ये ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से देखिएगा, अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फिजिकल एड्रेस, हाँ मैं कह रहा था, जो एक मेमोरी वर्ड बन रहा है, एक एड्रेस जनरेट होगा, क्योंकि मेमोरी उसका एड्रेस होगा, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेस। उसको मैं देखिए शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ, PA लिख रहा हूँ। फिजिकल एड्रेस को मैं PA लिख रहा हूँ, और ये भी देखिए कैसे बन रहा है ये, इसको मैं देखिए ग्रीन से बना रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से ये फिजिकल एड्रेस मेरा 3 भाग में डिवाइड होगा। कौन कौन से भाग है वो? पहला भाग आता है आपका, मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्या तो हम कहते हैं टैग बिट्स। कौन सी बिट्स होती है? टैग बिट्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आता है लाइन नंबर। नेक्स्ट नंबर ऑफ बिट्स क्या बताएगा, कौन सी लाइन में जाएगा। और तीसरा बताता है ब्लॉक का ऑफसेट। ऑफसेट कह दीजिए या नंबर कह दीजिए, कोई बात, सेम बात है कि ब्लॉक के कौन से हिस्से में जाएगा, ब्लॉक का कौन सा नंबर एक्सेस होगा। अब एज अ स्टूडेंट आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि अगर मेरे पास 32 ब्लॉक्स हैं तो कितने बिट्स लगेंगे इसके लिए। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एलोकेट 32 ब्लॉक्स। कितने बिट्स लगेंगे मुझे 32 कॉम्बिनेशन को करने के लिए। ठीक है, एक और इसी तरीके को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं क्वेश्चन को। 32 कॉइन उछालने के लिए, 32 आउटकम आने के लिए कितने कॉइन उछालने पड़ेंगे मुझे। 2 की पावर कितना होना चाहिए, 32 मेरा 2 की पावर कितना होना चाहिए, कितना, 5। सही सुना, 5, मैंने 4 कर दिया गलती, 5। 2 की पावर 5 होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं 32 में 2 की पावर 5, तो कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट हुई, 5 बिट्स की रिक्वायरमेंट हुई। तो मेरा ब्लॉक ऑफसेट जो है, ठीक है, ब्लॉक तो यहां पर मैं एक चीज बनाकर रख रहा हूं कुछ इस तरीके से। देखिए ध्यान से, यहां पर मैं एक चीज बना के रख रहा हूं। देखिए 2 फिजिकल एड्रेस जनरेट हो रहे हैं। एक एड्रेस जनरेट हो रहा है आपका कैशे के लिए, दूसरा हो रहा है ब्लॉक के लिए। दूसरा हो रहा है आपका ये हो रहा है कैशे के लिए, ये हो गया कैशे के लिए। ये कैशे का फिजिकल एड्रेस है। और अब जो जनरेट कर रहा हूं मैं, ये क्या जनरेट कर रहा हूं, फिजिकल एड्रेस किसके लिए जनरेट कर रहा हूं मैं इसको इससे कर दूं। ये हो रहा है मेरा मेन मेमोरी फिजिकल एड्रेस, मेन मेमोरी का फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट हो रहा है, ये मेरी आ रही है ब्लॉक नंबर कि मेमोरी का कौन सा ब्लॉक। और तीसरा क्या हो गया हमारा,
ब्लॉक का ऑफसेट, हाँ ब्लॉक का ऑफसेट मैं आपको एक चीज़ और करेक्ट करके बता दूं मैं, ब्लॉक का ऑफसेट यहाँ पर ब्लॉक नंबर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, जो ब्लॉक ऑफसेट यहाँ आ रहा है ये आ रहा है। ब्लॉक ऑफसेट का मतलब ब्लॉक का साइज, ब्लॉक के साइज के लिए हाउ मेनी बिट्स, ब्लॉक का साइज कितना है, एक वर्ड, एक वर्ड का मतलब कितना हो गया, 4 वर्ड हो गए ना, 4 वर्ड हो गए। इन 4 वर्ड के लिए 1 ब्लॉक इक्वल टू 4 वर्ड्स, चारों वर्ड के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी मुझे, 4 आउटकम लाने के लिए कितने कॉइन्स चाहिए मुझे, 2, तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। और ब्लॉक नंबर के लिए कितने चाहिए थे मुझे, 32 ब्लॉक्स हैं, तो कितने चाहिए मुझे बिट्स, 5। ठीक है, अब ये 5 मेरे यहाँ पर बढ़ जाएगा, देखिए अब मेरे टैग बिट्स आ जाएंगी। तो लाइन नंबर क्या है, कितने लाइन्स है मेरे पास, 4 लाइन्स है, 4 लाइन्स के लिए मुझे कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 2 बिट्स की। 4 लाइन के लिए मुझे कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 2 बिट्स की। और बाकी कितना बचा, टोटल 7 चाहिए मुझे। और ये बराबर होना चाहिए, मेरा एड्रेस दोनों बराबर होना चाहिए कि भाई मेन मेमोरी को जो एड्रेस मिल रहा है वो एड्रेस मेरा कैशे में जा रहा है, तभी जो मेरा प्रोसेसर खुश होगा कि हाँ अभी मैं समझ गया क्या करना, क्या उठाना है। तो अब कितनी बची बिट्स, 3। टोटल कितना साइज है, 7 बिट्स का साइज है टोटल। ये चौड़ाई कितनी, 7 बिट की चौड़ाई है। 7 बिट कैसे निकला, देखिए कितने वर्ड्स हैं, 128 वर्ड्स हैं। 128 कितना होता है, 2 पर 7। तो 7 बिट रिक्वायर्ड है मुझे एड्रेस को, मेन मेमोरी के एड्रेस को बताने के लिए कि कौन सा वर्ड एक्सेस किया जाएगा, कौन सा W0 एक्सेस किया जाएगा, या W9 एक्सेस किया जाएगा, या W125 एक्सेस किया जाएगा, कौन सा एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, ये बताएगा वो चीज़। ठीक है, ये हो गया टैग बिट्स। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। तो अगेन मैं इसी को कॉपी रख रहा हूँ और मैं नेक्स्ट स्लाइड में अगेन मैं इसको अपडेट कर दूंगा, डुप्लीकेट करके मैं वो बाकी मिटा के वो कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना रहे। अरे भाई इसको करना था मुझे, ये हटाओ पहले। ओके, अब इसको सिलेक्ट किया और इसको डुप्लीकेट किया, यस। अब देखिए, अब मैं ये बाकी का मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। हाँ, ये मिटा देता हूँ, के मॉडर्न से तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब मैं देखिए क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। सपोज करें मेरे पास जो फिजिकल एड्रेस जो मुझे मिल रहा है, ध्यान से देखिए एग्जांपल क्या हो सकता है कि भाई 3 बिट्स का है। ठीक है, तो ये मेरा जो लाइन नंबर है इसके लिए एक फ्लैग जनरेट हो गया, फ्लैग कह दिया या एक झंडा कह दिया। उस झंडे पे सपोज करें लिखा हुआ है 010। ठीक है, 010, तो टैग बिट्स कह रही है 010। ठीक है, अब 010 मतलब का मतलब होगा कि भाई ये कैशे में एक्सेस होगा 010। ठीक है, नेक्स्ट बताएगा मेरा, मैंने कहा कि भाई जो लाइन नंबर मैं ले रहा हूँ वो लाइन 0 पे आना चाहिए, तो मैं लाइन 0 की बात कह रहा हूँ। तो लाइन 0 के लिए 00, लाइन 1 के लिए होगा 01, लाइन 2 के लिए होगा 10, और लाइन 3 के लिए क्या होगा 11। ये सेम रहेगा मेरा टैग। एक टैग बिट्स जो होती है, एक टैग जो बिट्स मिलती हैं, एक झंडा जो मिलता है वो एक कैशे को मिलता है, चाहे कोई कैशे हो। ठीक है, एक कैशे को एक ही टैग बिट मिल रही है, एक ही 3 बिट्स का एक समूह मिल रहा है कि आप इससे काम चलाइए कि झंडे से काम चलाएं। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आ गया ब्लॉक ऑफसेट। तो कौन से ब्लॉक एक्सेस हो सकते हैं, 00, 01, 10, 11। ठीक है, अब पहले तो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ कि भाई L0 में जाए, 00, 00, 00। ये क्या है मेरी टैग बिट्स, ये क्या है मेरे लाइन नंबर, लाइन नंबर कौन सा हो गया L0। ये क्या है मेरी ब्लॉक का ऑफसेट, ब्लॉक का साइज। तो कौन इस ब्लॉक के मतलब ये मेरा ये पहला W0, W1 जो भी हो, पहला W, फिर ये नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, कुछ इस तरीके से एक्सेस हो रहा है। तो अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। अब यहाँ बिट्स को ध्यान दीजिए, ये क्या है, इसको सिंपल सा अगर आप कन्वर्ट करें तो ये क्या बना हुआ है मेरा, ये बाइनरी नंबर है पूरे का, तो 7 बिट का। तो ये कौन सा नंबर जनरेट कर रहा है, अगर मैं करूँ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, क्या आ गया 32, मतलब
32 को एक्सेस कर रहा है। नेक्स्ट होगा इसमें 1 जोड़ रहा है 33, फिर 34 और 35। आप निकाल के देख लीजिएगा कि ये जो मेरा बाइनरी नंबर 7 बिट का बन रहा है ये डेसिमल में क्या बनेगा। देखिए मैं आपको बताया था, सिंपल शॉर्ट तरीका है 0 1 0 0 0 0 0। कैसे निकालेंगे इसको? आपके उल्टी गिनती शुरू कर दे। 2 की पावर के आपको नंबर्स पता है। 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। अब 32 पे 1 है, इसका मतलब 32 हो गया। अगर ये 0 के जगह 1 होता है यहाँ पर तो क्या आता है प्लस 32 प्लस 1 हो जाता, तो कितना आ जाता 33। ठीक है, इस तरह से मेरे 4 ब्लॉक्स आ गए, 4 वर्ड आ गए। तो 4 वर्ड उठ के, अब ये 4 वर्ड मेरे कौन से ब्लॉक का हिस्सा है, विच ब्लॉक्स इज देयर। इसको निकालें कैसे? अब बताइए कैसे निकालें, कौन सा वर्ड है ये 32 लिखा है ना। ठीक है, अब 32 को निकालेंगे कैसे, हाउ विल वी कैलकुलेट कौन सा ब्लॉक एक्सेस हो रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये ब्लॉक नंबर आ जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं 124 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 124 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा मेरे पास 31, तो मतलब ब्लॉक नंबर 31। तो पहली जो वर्ड है ना, पहला जो वर्ड का जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड कर दो तो आपको ब्लॉक नंबर मिल जाने वाला है। तो 32 का ब्लॉक नंबर क्या होगा 8। तो यहाँ आपके कहीं बीच में आके मैं ऐसे कर लेता हूँ। देखिए मैं अब इससे बना रहा हूँ, येलो से बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अब ये यहाँ पे कोई बीच में एक कोई ब्लॉक होगा, ठीक है, और ब्लॉक हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि उसमें मेरा W32, W33, W34 और W35 को आना है। ये ब्लॉक नंबर है 8। ठीक है, ये उठ के इधर आएगा, किधर आएगा ब्लॉक नंबर 8, ये रहा, किस में आएगा L0 में आएगा। ठीक है, तो फिक्स है क्योंकि यहाँ मेरे पास फॉर्मूला है कैपिटल के मॉड n का, तो ये हर बार फिक्स रहेगा, तो इसलिए इसको नाम दिया गया डायरेक्ट मैपिंग। ऐसे ही आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं, तो आप टैग बिट्स लेके एनी एग्जांपल यू कैन टेक और आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं मेरा कौन सा ब्लॉक, मेमोरी का कौन सा ब्लॉक मेरा कैशे के कौन से लाइन में जाके बैठेगा। ये क्लियर हो गया। इसको आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो को, फिर से पीछे जाके या पॉज करके या जैसे भी आप उसको समझ लीजिए। कोई दिक्कत होगी तो मेरे नोट्स अवेलेबल हैं और हैंड रिटन नोट्स भी आप पढ़ लीजिएगा उसको। अब इस टेक्निक की सबसे बड़ी खामी क्या है कि मान लीजिए मेरे पास ब्लॉक मुझे ब्लॉक 9 में चाहिए, फिर 10 भी चाहिए, 11 भी चाहिए, तो चारों के रिक्वेस्ट होगी, चारों आके बैठ गए अपने अपने रिस्क पे। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, अब सपोज करें कि भाई अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खाली हो गया, लेकिन अब मुझे चाहिए ब्लॉक नंबर 12। अब ब्लॉक नंबर 12 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या कहा आना चाहिए L0 पे, लेकिन यहाँ मेरी जगह खाली पड़ी है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मेरी जगह खाली है। तो ये सबसे बड़ी खामी हुई मेरे डायरेक्ट मैपिंग की खामी हुई। ठीक है, ये L3 मेरा खाली पड़ा था। देखिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, वैसे काटा पेटी हो गई, माफ़ करना। ओके, ये देखिए ध्यान से, राइट। तो ये मेरा हो गया, वाइट कर दिया L1, L2, L3। तो ये खाली पड़ा ना मेरे पास, ये ब्लैंक है, लेकिन यहाँ मैं नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर फिक्स है कि मेरा जो B3 से लेकर कोई ना कोई B3, B7 वही आ सकता है, तो मेरा B12 को यहाँ आना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पर उसको ब्लॉक मिला लेकिन जगह नहीं है, वो यहाँ पर B12 नहीं मिला उसको, तो उसको हम क्या कहते हैं, देखिए CPU का खोजेगा जो प्रोग्राम वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना चाहता है। अगर उसको वो कैशे में मिल गया, अगर यहाँ B12 पड़ा होता, कहीं भी होता, इन चारों में कहीं भी होता, वैसे नहीं हो सकता, लेकिन अगर कहीं भी होता तो उसको क्या मिल जाता, उसको क्या हो जाता, हे हिट हो गया, मैं हिट हो गया, इसे कहते हैं कैशे हिट। लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या कहेगा, फेल, कैशे फेल, या फिर इसको मैं कह सकता हूं कैशे मिस। अरे यार मिस हो गई यार, नहीं मिला। तो जो कैशे की जो हिट रेशो होती है, कैशे की जो सक्सेस रेट होती है,
कैशे की एक सक्सेस रेट होती है, उसे हम हिट रेशो भी कहते हैं। हिट रेशो का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कैशे हिट्स के कितने ब्लॉक्स उसको मिले डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैशे हिट्स प्लस नंबर ऑफ कैशे मिसेस, कि जितनी बार भी सीपीयू ने कैशे को एक्सेस किया उनमें से कितनी बार उसको सफलता मिली, सफलतापूर्वक वो ब्लॉक मिल गया। जितनी बार उसको ब्लॉक मिला उतनी बार वो कहेगा हिट हो गया, जितनी बार नहीं मिला वो क्या हो गया, मिस हो गया। और कैशे की परफॉर्मेंस आप उसके सक्सेस रेट या हिट रेशो से ही पता लगती है। तो इस डायरेक्ट मैपिंग में सबसे बड़ी खामी ये है कि मेरा हिट रेशो काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड है, या फिक्स्ड है कि मेरा कौन सा ब्लॉक किस लाइन में जाएगा, ये सब फिक्स्ड है। फिक्स्ड है भाई, ये मैच फिक्स है भाई, ठीक है। कौन सा ब्लॉक मेरी कौन सी लाइन में जाएगा ये फिक्स है, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। खाली जगह, जिसका मतलब खाली जगह जो अगर लगे लाइन खाली भी है तो वो वेस्ट जा रही है। तो मेरा जो कैशे का कह सकते हो यूटिलाइजेशन जो है, पूरा यूटिलाइजेशन, पूरा इस्तेमाल इज नॉट गुड, अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जो उसकी पूरी जो जिस के लिए बना है उसकी पूरी कैपेबिलिटी पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो कैशे की मेरी वेस्टेज हो रही है, मेमोरी वेस्ट हो रही है, खाली जगह वेस्ट जा रही है। वो कह रहा है B12 खोज रहा है, B12 नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि B12 आएगा L0 पे, L0 पे ऑलरेडी B9 पड़ा हुआ है, B8 पड़ा हुआ है, सॉरी, है ना। तो इसका मतलब हो गया आपका, देखो ध्यान से देखो, B12 चाहिए उसको, क्या चाहिए, B12 या आ सकता था लेकिन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ मेरा फॉर्मूला फिक्स है। फॉर्मूला फिक्स है तो यहाँ का आएगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे रिप्लेस करेगा तो ये क्या हो गया, मिस हो गया, कैशे मिस हो गई, नहीं मिला, पूरे चारों में देख लिया, ठीक है। ये फंडा समझ में आ गया, एक साथ देख लिया। अब यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि कंप्यूटर को या सीपीयू को ये पता है, सीपीयू को ये पता है कि भाई, उसको पता है कि भाई कौन सा ब्लॉक मेरे लिए कहाँ खोजना पड़ेगा। तो अब जैसी B8 है उसको ये पता है कि मॉड निकालेगा वो 8 mod n, क्या निकालेगा, 8 mod n निकालेगा। 8 mod n निकालेगा तो क्या होगा, नीचे देखिए ध्यान से मैं लिखा है, 8 mod n निकालेगा तो क्या होगा, 0 आएगा। इसका मतलब L0 पे जाके ढूंढेगा, L0 पे नहीं मिलेगा, भले वो आगे कहीं नहीं ढूंढेगा, वो एक ही जगह ढूंढेगा। तो यहाँ मेरा एक्सेस जो टाइम है, अगर मिल जाए ना मिले वो बात अलग है, लेकिन वो उसको पता है कहाँ डायरेक्ट ढूंढना उसको। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मैपिंग। जिसका फ़ायदा भी है कि फिक्स्ड है, तो सीपीयू को पता है उसको कहाँ चीज़ कहाँ मिलनी है, क्या मिलनी है, उसको ये पता है। नहीं मिलेगी या मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात अलग है, वो ड्रॉबैक में आ गया आपका। लेकिन पहला फ़ायदा ये हुआ कि मेरा कौन सा ब्लॉक मेरे कौन सी लाइन में जाके मिलेगा उसको ये पता है, तो डायरेक्टली पता है, तो एक्सेस जल्दी हो जाएगा। एक्सेस टाइम बहुत कम है, एक्सेस टाइम मतलब बहुत क्विकली तरीके से ढूंढ लेगा वो, उसको चारों में ढूंढना नहीं पड़ेगा, चारों लेन में, और एक ही लाइन में उसको मिल जाना है। उसको पता है कौन सी लाइन में जाना, वहीं जाएगा और बाकी चीज़ों में सर्च नहीं करेगा। तो सर्चिंग का जो टाइम है बहुत ही कम लगेगा उसको। लेकिन वहाँ मिले ना मिले तो चांसेस है मेरे हिट मिस होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू हिट होने के। तो मेरी जो हिट रेशो है वो कम हो गई है, लेकिन मेरा एक्सेस टाइम है वो मेरा इम्प्रूव हो गया है, फास्ट हो गया है। तो इस कैशे मैपिंग का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, इसको मैं एक काम ऐसे मिटा देता हूँ, सबसे बड़ा जो एडवांटेज कहूँ या मैं कहूँ मेरिट, सबसे बड़ा मेरिट इसका ये है कि जो मेरा कैशे का एक्सेस टाइम है, कैशे एक्सेस टाइम इज़ वेरी लो, या फिर मैं कह सकता हूँ कैशे एक्सेस इज वेरी फास्ट, बहुत तेज होता है, बिकॉज सीपीयू नोज टू सर्च फॉर विच कैशे line for which RAM block,
किस रैम ब्लॉक के लिए कौन सा कैशे लाइन ढूंढना है उसको पता है, इसलिए जो एक्सेस टाइम बहुत कम है या एक्सेस मेरा बहुत फास्ट है, ठीक है। लेकिन एक इसका जो डिसएडवांटेज है, ये इसकी डिसएडवांटेज ही बनती है, या उसको हम कहते हैं डीमेरिट। डीमेरिट क्या बनती है इसकी, यह बनती है कि तो मुझे जो सक्सेस रेट है, हिट रेशो, कैशे हिट होने के चांसेस सबसे कम है, तो चांसेस ऑफ कैशे हिट्स इज वेरी लो, या मैं कह सकता हूं चांसेस ऑफ कैशे मिसेस इज वेरी हाई। दोनों आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। दोनों आपको तरीके से एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, वही मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी खामी हुई। लेकिन अब इस खामी को कैसे दूर किया जाए भाई, ये जो मैपिंग टेक्निक है बहुत फास्ट है, बहुत बढ़िया, सिंपल है, आराम से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी है कि मेरा जो कैशे जो परफॉर्मेंस है वो कम हो रही है, परफॉर्मेंस में डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे इंप्रूव करें भाई, तो उसको इंप्रूव करने के लिए एक सेकेंड भाई साहब हमारे पास आता है, जिसे हम कहते हैं फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, अब फटाफट मैं वही डायग्राम बना लेता हूं। देखिए मैं थोड़ा इस तरीके से बनाता हूं, कैशे को मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूं। देखिए कुछ इस तरह से बना रहा हूं मैं कैशे को, 1 2 3, और मैं ब्लू से बना रहा हूं मेन मेमोरी को। ठीक है, ये देखिए ठीक है, थोड़ा चौड़ाई थोड़ी मेरी हो रही है, मैं ताकि फटाफट आपको बता दूं एक बार। तो अगर आप ये ध्यान दें, ये मेरा B0 है, ये मेरा B1 है, ये मेरा B2 है, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ सेम, और ऐसे से करते 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 ये मेरा आ गया B30, ये मेरा B31। ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया। ये मेरी है मेन मेमोरी, सेम चीज़, कितने वर्ड्स की, 128 वर्ड्स की। कितने ब्लॉक्स है, 32 ब्लॉक है। एक ब्लॉक का साइज कितना है, 1 ब्लॉक साइज इक्वल टू कितना, 4 वर्ड्स, और मैंने एक वर्ड को कितना माना है, 1 बाइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको हम वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी, सिर्फ वर्ड से अगर जाना जा रहा हो तो उसको हम कहते हैं वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी भी कहते हैं। और अगर वर्ड मेरा 1 बाइट ही हो, फिक्स हो, उसे हम कहते हैं बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, फटाफट मैं लिख रहा हूं आपके लिए। ये हो गया मेरा कैशे, कितने वर्ड्स का है, 16 वर्ड्स का। ठीक है, 16 वर्ड्स का, L0 L1 L2 L3। ठीक है, अब फुली एसोसिएटिव मैपिंग को हम देख लेते हैं। फुली एसोसिएटिव मैपिंग में यहां पर एक बात बनती है, वो कुछ इस तरीके से बनती है। मैं अगर आपको बताया तो अच्छे से मैंने लिख भी रखा है इसको, ताकि आपको मैं समझा सकूं। कैशे मैपिंग, एक हम क्वेश्चन भी करेंगे डायरेक्ट मैपिंग का भी। राइट, फुली एसोसिएटिव मैपिंग कहती है कि भाई कोई भी ब्लॉक मेरे किसी भी लाइन में जा सकता है। अब यहाँ फॉर्मूला नहीं है, यहाँ मेरे पास नो फॉर्मूला, नो फिक्सिंग, नो फॉर्मूला, बस इसका मूल मंत्र यही है कि भाई को ना कोई फिक्स होना, ना कोई फॉर्मूला, कुछ नहीं होना। कौन सा ब्लॉक मेरा कहीं भी जा सकता है, जो पहली जगह उसको मिल रही वहां जा सकता है। कैसे जाएगा वो भी आपको बताता हूं। तो यहां पे सबसे बड़ा इसका मूल मंत्र है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, एनी ब्लॉक कैन कम इनटू
any RAM block can come into any कैशे लाइन। ठीक है, ये इसका मूल मंत्र है, ध्यान रखिएगा। फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का, कैशे मैपिंग का ये सबसे बड़ा फंडा है कि कोई भी ब्लॉक मेरा कहीं भी जा सकता है। ठीक है, किसी भी लाइन में बैठ सकता है वो। तो मेरा W0, W1, W2, W3, इस तरह से मेरा ये लास्ट में हो गया W124, W125, W126, W127। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह से आ रहेंगे, सारे भरा हुआ। अब यहाँ पर चूंकि मेरे पास कोई लाइन नंबर एसोसिएटेड नहीं है, यहाँ मेरा बस सीधा सीधा हिसाब है जो मेरा 7 बिट्स का है, लेकिन वो थोड़ा छोटा हो गया मेरा। अब मेरा जो ये फिजिकल एड्रेस है सिर्फ इतना कहलाएगा, ये सिर्फ इतना कहलाएगा, 5 बिट्स और 2 बिट्स। 5 इसलिए ये बताएगा मेरा ब्लॉक नंबर, या मेरा ये ब्लॉक नंबर बता रहा है। इसी को हम कहते हैं टैग भी कह देते हैं। ये टैग बेटी मेरे बेटे 5 बिट की हो गई। ठीक है, और ये जो मेरा बता रहा है ब्लॉक का ऑफसेट बता रहा है कि ब्लॉक के साइज के लिए कितने बिट का रिक्वायरमेंट है। ये मेरा हो गया PA, फिजिकल एड्रेस हो गया कितने बिट्स का, 7 बिट्स का। ठीक है, अब इसका एक बार देख लेते हैं फंडा। भाई इससे मेरा फ़ायदा सबसे बड़ा क्या हो रहा है कि भाई कोई भी ब्लॉक मेरा कहीं भी आ सकता है। तो मेरा B0 यहाँ भी आ सकता है, या यहाँ भी आ सकता है, या यहाँ भी आ सकता है, या यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ऐसी और B1 भी आ सकता है, B1 यहाँ भी आ सकता है, और B1 यहाँ भी आ सकता है, या B1 कहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पे CPU को एक थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, उसको चारों लेन में सर्च करना पड़ेगा। क्या सर्च करना पड़ेगा उसको? चारों लेन में सर्च करना पड़ेगा। और उसके पास फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, उसको नहीं पता कि कौन सा ब्लॉक मेरी किस लाइन में जाके पक्का मिलेगा ही मिलेगा, उसको नहीं पता। तो अब क्या चीज़ हो गई, फुल एसोसिएटिव मैपिंग में कौन सा ब्लॉक मेरा कहाँ मिलेगा वो देखा जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं इसका, मैं इसको अगेन इसका वो कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, इसको हमने मिटा दिया, जो बाकी का कंटेंट है ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा फंडा है। एग्जांपल लेते हैं कि भाई 0 0 0 1 0 0, ये मेरे 5 बिट हो गई, और उसके बाद 0 0 0 1 1 0 1 1, ये मेरा चेंज होता जा रहा है, ये मेरा बराबर आएगा 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0। तो यहाँ भी एक ही फ्लैग मिला टैग इसको कैशे के लिए, 0 0 1 0 0 को एग्जांपल आप ले लीजिए 5 बिट्स का। तो ये एक्चुअल में क्या है, नंबर 4 दिखा रहा है, नंबर 4, और ये आगे ये छोटा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें कौन सा वर्ड एक्सेस हो रहा है, 1 2 4 8 16, कौन सा हो रहा है ये W16। उसका अगला, उसका अगला, और उसका अगला। W16 के लिए कौन से ब्लॉक पे जाएगा, 16/4 कितना हुआ, ब्लॉक नंबर 4। तो मेरा अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे कर लेते कुछ इस तरीके से आ जाएगा ब्लॉक नंबर 4। ये मेरा आ गया W16, W17, W18, W19, ये मेरा हो गया ब्लॉक नंबर 4। ये ब्लॉक नंबर 3 हो गया, यहाँ बीच में कोई, यहाँ ब्लॉक नंबर 3 हो गया, यहाँ पे 4 चीज़ें होंगी। इसके बाद हमारा ये एक्सेस होगा। अब मेरे ब्लॉक नंबर 4 मेरा कहीं भी जा सकता है, यहाँ पे आ सकता है, या यहाँ पे जा सकता है, या यहाँ पे जा सकता है, या यहाँ पे जा सकता है, कहीं भी बैठ सकता है वो। अब यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे क्या मिलेगा, चूँकि मेरा कोई भी ब्लॉक कैशे के किसी भी लाइन में किसी भी जगह जाके बैठ सकता है, इसका मतलब मेरे पास खाली जगह जो मिलेगी वहाँ मैं किसी ब्लॉक को बिठा सकता हूँ। जिससे मेरा क्या फ़र्क पड़ गया, नंबर ऑफ़ हिट्स जो है वो मेरे बढ़ गए, नंबर ऑफ़ हिट्स जो मेरे बढ़ गए, कैशे हिट्स बढ़ गए, मेरे परफॉर्मेंस बढ़ गई मेरी। लेकिन एक चीज़ और कम होगी, कम क्या हो गया, कम हो गया CPU को ज़्यादा परेशानी का, CPU को एक्सेस करने का जो टाइम है, एक्सेस करने का जो कह सकते हो कि एक्सेस करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं ऐसे कर देता हूँ, एक्सेस टाइम भी बढ़ गया।
उसको एक्सेस करने में ज़्यादा वक्त लग रहा है। तो CPU स्लो, CPU एक्सेस इज स्लो, CPU एक्सेस इज स्लो। जो CPU को ढूंढने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन मेरा नंबर ऑफ हिट्स मेरे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरी कहीं भी कोई ब्लॉक कहीं भी जाके मेरा बैठ सकता है। ये हो गया फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। भैया आपकी मर्जी, आप जाके बैठो। ये वही होगा कि भाई आप एक 4 कुर्सी के एक कमरे में गए, आप ब्लॉक है, वो कैशे मान लीजिए, तो बोला कि भाई आप फिक्स तो है नहीं, के मॉड एन तो देखना नहीं है किसी नंबर के हिसाब से, कोई फॉर्मूला है नहीं, कोई फिक्सिंग नहीं है, कुछ नहीं है, भाई जहाँ मर्जी आ जाके बैठो और रैंडमली चेक होगा भाई, हाँ भाई B2 है कि नहीं है, B2 देखना पड़ेगा है कि नहीं है। अगर कहीं अगर मिल जाएगा तो बल्ले बल्ले, तो मेरी चांसेस बढ़ गए मेरे। पहले क्या एक ही लाइन में सर्च करना पड़ता था उसको, तो वहाँ नहीं मिला तो गया, बाकी में सर्च कर ही नहीं सकता था क्योंकि मेरा वहाँ फॉर्मूला था। यहाँ पर, यहाँ मेरी बात क्या है, कहीं भी बैठ सकता था। यहाँ मेरे चांसेस 3 गुना और बढ़ गए मेरे, और जगह भी सर्च कर सकता, 4 गुना चांसेस बढ़ गए मेरे। तो मेरे नंबर ऑफ हिट्स मेरे काफ़ी इंक्रीज़ हो गए। तो कैशे की जो परफॉर्मेंस है वो मेरी बहुत इंप्रूव हो गई। कैशे मेरा बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग गया, जो मैं चाहता था वही काम हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? दिस इज कैशे मैपिंग फॉर यू। ठीक है, अब मैं फटाफट चलता हूँ नेक्स्ट मैपिंग पे, और उसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा जो डायरेक्ट मैपिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी मैपिंग की जो टेक्निक आती है दैट इज कॉल्ड के, यहाँ पे के स्मॉल है, के वे सेट एसोसिएटिव कैशे मैपिंग। देखिए पूरा नाम लिख रहा हूँ मैं, पहले पूरा नाम लिखा था, मैं मैपिंग लिख के छोड़ दिया था। ठीक है, अब ये के वे सेट एसोसिएटिव क्या है, ये बंधु है, ये एक हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड है, किसका हाइब्रिड है, ये 2 चीज़ों का हाइब्रिड है। एक आपका हो गया डायरेक्ट मैपिंग, और दूसरी होगी आपकी फुल्ली एसोसिएटिव। फुल एसोसिएटिव मैपिंग का ये और डायरेक्ट मैपिंग दोनों का क्या हाइब्रिड है। अब यहां पर एक बात बन के आएगी। ठीक है, यहां पर अभी के बला क्या है और ये सेट क्या है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो अलग दिख रही है मुझे यहाँ पर, जो अभी तक जिनकी चर्चा भी हमने नहीं की, वो यहाँ 2 चीजें अलग दिख रही है। एक दिख रहा है स्मॉल के और दूसरा दिख रहा है सेट। तो के का मतलब आपका जो क्वेश्चन जो आएगा, 4 वे सेट एसोसिएटिव, 8 वे सेट एसोसिएटिव, 2 वे सेट एसोसिएटिव, इनका फंडा क्या है। ठीक है, मैं आपको बताना शुरू करता हूं। एक्चुअल में जो के होता है आपका, दिस स्मॉल के, ठीक है, इन दोनों के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सो इस स्मॉल के को हम कहते हैं एक्चुअल में, हम टैग बिट्स भी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मेरे कितने कह सकते हो आप इसको, हाँ, के हो गया मेरा टैग बिट्स। टैग बिट्स का मतलब हो गया कि कितने बिट्स मेरे लग रहे हैं। ठीक है, और इसको मैं कुछ इस तरह से ले सकता हूँ, k इक्वल टू 4 का मतलब हो गया, इसका मतलब 2 की पावर 2, इसका मतलब ये मेरे 2 सेट लग रहे हैं। तो एक्चुअल में k इज इक्वल टू 2 की पावर सेट। ठीक है, k इज इक्वल टू 2 की पावर सेट, कि भाई अगर k मेरा 4 दे रखा है तो 2 की पावर सेट कितना हो गया, ये सेट की वैल्यू, ये क्या 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर सेट, तो सेट इक्वल टू क्या हो गया, सेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेट्स। सेट मतलब नंबर ऑफ सेट्स। मैं इसको अच्छे से लिख दूं यहाँ पर, इसको मैं नंबर ऑफ सेट्स कर देता हूँ, नंबर ऑफ सेट्स। तो नंबर ऑफ सेट्स जो मेरे जो टोटल सेट्स है मेरे कितने बने, 2 सेट बने यहाँ पर। नंबर ऑफ सेट कितने हो गए, कितने हो गए, 2 सेट हो गए। सेम एग्जांपल लेते हैं, अब मेरा उसी को उठाते हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, चलिए नेक्स्ट पेज पे दोबारा बना लेता हूँ उसको मैं। देखिए अब थोड़ा और विस्तृत रूप से मैं एक काम करता हूँ, मैं बैकग्राउंड को मैं ये ले लेता हूँ, जिससे मुझे बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए, ताकि फटाफट बन जाए मेरे से। तो देखिए मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूँ। ओके, ग्रीन ही लेता हूँ, ग्रीन मैंने रखा था 1 2 3 4, 1 2 3।
और ब्लू ले लेते हैं हम मेन मेमोरी के लिए। एक दो, एक दो तीन चार, ये मेरा हो गया B0, B1, B2, B3 अप टू B30 एंड B31। ये 128 वर्ड्स की मेरी मेन मेमोरी हो गई, और ये मेरी होगी कैशे मेमोरी 16। इसको मैं ग्रीन में लिख देता हूँ, ग्रीन में आता हूँ। L0, L1, L2, L3, ये मेरी हो गई 16 वर्ड की, W वर्ड कर दिया मैंने, वर्ड्स की कैशे मेमोरी। अब मैपिंग जो हो गया कौन सा ब्लॉक मेरा किधर आएगा वो डिपेंड करेगा, मेरा फ़र्क हो गया। अब वो चीज़ मेरी कुछ इस तरह से हो गई कि भाई अब मेरे यहाँ पर इसको मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पर मैं एक्सटेंड करके कुछ ऐसे, एक मेरा डब्बा कुछ ऐसे बन गया और दूसरा डब्बा मेरा कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, दो फ्लैग बन जाएंगे यहाँ पर। अब एक्चुअल में एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ दैट इज 4 आ गया 4-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। यहाँ पे जो k की वैल्यू है स्मॉल k इज 4, इसका मतलब नंबर ऑफ सेट्स मेरे कितने बने 2, क्योंकि ये मेरा क्या है 2 की पावर 2। कितने सेट बन रहे हैं मेरे 2 सेट बन रहे हैं। 2 सेट में 4-4 बिट के हिसाब से मेरा होगा, जो मेरा ये मेरी टैग बिट्स होंगी। अभी टैग बिट्स कैसे निकल रहे वो भी बताऊंगा आपको। अच्छा, अब सेम हमारे पास सेम वही 128 वर्ड हैं, तो मेरे पास जगह कितनी है, मेरे पास फिजिकल एड्रेस जो मेरा बनेगा वो कितने का बनेगा, वही 7 का जो बनेगा 128 इक्वल टू व्हाट 2/7। तो मेरे पास जो टोटल बिट्स है वो 7 बिट्स ही तो है। 7 बिट्स में मेरे पास ब्लॉक ऑफसेट हमेशा क्या रहेगा, एक ब्लॉक में कितने वर्ड आ रहे हैं 4 वर्ड आ रहे हैं ना हर बार। तो ब्लॉक ऑफसेट तो मेरा हमेशा के लिए क्या रहा, हर बार के लिए क्या रहा, फिक्स रहा। फिक्स कितना रहा, सॉरी 4 बिट्स 4 वर्ड आ रहे हैं, तो कितने बिट्स में 4 वर्ड निकल सकते हैं मेरे, कितने बिट रिक्वायर्ड है 4 वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए, 4 में से किसी एक को 2 बिट रिक्वायर्ड है। तो अब मेरे पास बची 1। अब चूंकि यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ सेट कितने हैं 2, तो सेकंड जो मेरी फील्ड आती है तो सेकंड फील्ड को मैं यहाँ पर कहता हूँ, ये मेरा क्या है ब्लॉक ऑफ सेट। ठीक है, ये क्या हो गया नंबर ऑफ बिट्स required to access one word in a block। ठीक है, टोटल 4 वर्ड्स हैं एक ब्लॉक के अंदर, कोई एक वर्ड को उस ब्लॉक में एक्सेस करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी 2 बिट्स की। अब चूंकि यहाँ पर ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट which set in cache line the block goes। अब देखिए यहां पर मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है, यहां पर मेरे पास मेरा कौन से सेट में जाएगा। यहां पे जो है ये जो नंबर ऑफ सेट है ये मेरा फिक्स हो गया। तो इस k की वजह से मेरा k mod n तो मेरा है नंबर ऑफ लाइंस, नंबर लाइन कितनी 4, कि भाई उस यहाँ पे सॉरी नंबर लाइन्स नहीं आएगा, यहाँ मेरा नंबर ऑफ सेट आएगा, नंबर ऑफ सेट्स। यहाँ मेरा स्मॉल के हो गया, ये मेरा एन क्या हो गया नंबर ऑफ सेट्स। नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं मेरे 2, नंबर ऑफ सेट्स 2 हैं, तो कितने कौन से में जाएगा S1 में जाएगा S2 में जाएगा, ये सॉरी S0 में जाएगा कि S1 में जाएगा, कौन से सेट में जाएगा। 2 अलग हिस्से बन गए, 2 सेट बन गए मेरा S0 या S1। और इस S0 में मेरा ब्लॉक कहीं भी आ सकता है, S1 में मेरा ब्लॉक कहीं भी आ सकता है। तो ये हो गया सेट एसोसिएटिव हो गया।
एसोसिएटिव मैपिंग तो है, चॉइस बनी हुई है। अब पहले पास 4 में चॉइस थी, अब यहाँ मेरे पास 2 में चॉइस है। किस सेट के, सेट कौन निर्धारित कर रहा है, ये के नंबर ये बताएगा। तो कितने बिट्स रिक्वायर्ड है 1, और कितने बचे 7 में से 3 के कितने बचे 4, ये इसको हम कहते हैं टैग बिट्स। ये टैग मेरे बताएंगे, सपोज करें एग्जांपल हम लेते हैं, एक टैग बिट ले ली 1010, ठीक है, ठीक है, एक ये ले लिया और एक हमने एग्जांपल ले लिया 0010। तो ये पहला सेट 0 का और ये सेट 1 हो गया 0010, और ये हो गया दूसरा 1010। तो 1010 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा जो कौन सा सेट में जा रहा है, कौन से उसमें जा रहा है, सेट 1 में जाएगा, ये सेट 0 में जा रहा है 0, ठीक है, 1010 1, 1010 1, 1010 1, 0001 11 10, ऐसे ही आपका 0010 0, 0010 0, मतलब सेट ये मेरा बताएगा कौन सा टैग बिट है, टैग बिट बताएगा सेट 0, ये बताएगी मेरी सेट 1, ठीक है, 0010 0। अब इसमें हमारा किसी भी लाइन में जा सकता है 00 01 10 11। तो अब देखिए ये नंबर कौन सा है, 1 2 4 8 16, मतलब वही W16 हो गया, W16 W17 W18 W19, और ये क्या हो गया मेरा 1 2 4 8 16 32 और 64। तो 64 प्लस 32 ये मेरा आ गया 80, ये टोटल बन के मेरा आ गया 84, W84 W85 W86 और W87। कौन सा ब्लॉक जाएगा भाई इसके लिए, विच ब्लॉक, किस ब्लॉक में आ रहा है ये, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 84 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 21, सही कह रहा हूं मैं, 84 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा। तो कौन सा ब्लॉक एक्सेस हो रहा है मेरा यहाँ पर, यहाँ मेरे 2 ब्लॉक एक्सेस हो रहे हैं, देखिए ध्यान से एक साथ, एक ब्लॉक हो रहा है मेरे यहाँ पर, सब कुछ इस तरफ कुछ, ठीक है। तो इस ब्लॉक का नाम दिया मैंने, यहाँ कौन सा ब्लॉक नंबर आ रहा है B21, जहाँ पे वर्ड मेरे पे पड़े 84 85 86 87, ठीक है। और दूसरा ब्लॉक कौन सा एक्सेस हो रहा है, ये वाला, इसको मैं इससे बना देता हूँ। दूसरा ब्लॉक कौन सा एक्सेस हो रहा है मेरा, यहाँ कहीं हो रहा है, 16 किधर आएगा, 16/4 कितना हो गया, एक ब्लॉक में 4 वर्ड आ सकते हैं, तो वर्ड 16 मेरा किस ब्लॉक में होगा, तो उस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आया मेरा, ब्लॉक कौन सा एक्सेस होगा, ब्लॉक 4, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था, सेम वैसे एग्जांपल लिया मैंने, W16 W17 W18 W19। अब मेरा कौन सा ब्लॉक कहाँ जाएगा, B4 मेरा जाएगा सेट 0 में कहीं भी, B4 मेरा यहाँ पे कहीं भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो मेरा B4 या तो इधर जाएगा या मेरा इधर आएगा, और जो मेरा ये येलो वाला जो है, ये वाला कहाँ जाएगा, ये सेट 1 में जाएगा अकॉर्डिंग टू, ये रहा सेट 1 है मेरा, 1 बना हुआ है यहाँ पर, 0 और 1 S0 एंड S1 2 सेट बन रहे हैं। तो इन 2 सेट में मेरा B21 कहीं भी आ सकता है, या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। तो ये हो गया मेरा 4 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग, एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया है। ये दोनों का हाइब्रिड है, यहाँ पे डायरेक्ट मैपिंग आपकी हो रही है, यहाँ मेरा फॉर्मूला थोड़ा बदल गया, यहाँ मेरा n जो वहाँ पे क्या था मेरा ब्लॉक ऑफसेट था, यहाँ पे सॉरी नंबर ऑफ लाइन्स थी, यहाँ पे मेरा होगा नंबर ऑफ सेट, ये फ़र्क हुआ। वहाँ नंबर ऑफ लाइन्स था डायरेक्ट मैपिंग में, यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ सेट, और k मेरा बता रहा है, k से मेरा निकाला 2 की पावर कितने सेट बन रहे हैं मेरे, ठीक है। तो 4 वे में हो रहा है ये काम, ठीक है, 4 वे का मतलब 4 बिट्स का इस्तेमाल करके मेरे काम बन पा रहा है इसका, ठीक है। तो ये हो गया, नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो हो गए वो कम हो गए, पहले उसको 4 में ढूंढना पड़ा था फुल एसोसिएटिव में, यहाँ उसको 2 में ढूंढना पड़ेगा कि भाई उसको पता है कि B4 कहाँ मिलेगा, तो 2 जगह ढूंढना है, या तो L0 मिलेगा या इससे मिलेगा। अगर B21 ढूंढना है तो उसको कहाँ मिल सकता है, या तो L2 में मिलेगा या L3 में मिलेगा।
तो मेरे जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस हैं, जो ढूंढने की जो प्रक्रिया है, सर्च करने की प्रक्रिया है, वो मेरी और आसान हो गई है एज़ कम्पेयर टू फुली एसोसिएटिव, और मेरे जो नंबर ऑफ हिट्स हैं वो भी मेरे मैनेज हो गए। तो ये बीच का रास्ता निकला, हाइब्रिड निकला। दिस इज कॉल्ड 4-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। और मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, मैं आपको ये फटाफट करा के मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपको करा दूँ, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 4-वे सेट एसोसिएटिव का कर लेते हैं, या पहले मैं आपको डायरेक्ट मैपिंग का क्वेश्चन करा देता हूँ और उसके बाद मैं वीडियो एंड करता हूँ। ये मेरा पार्ट 2 में यहीं फिनिश करके उसके बाद मैं आपको आगे बताना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ सीधा। अब मैं डायरेक्ट मैपिंग का क्वेश्चन हम करके देखते हैं। ये आप भी पहले 4-वे सेट एसोसिएटिव का कर लें, याद हो जाएगा। चलिए मैं पहले उसी पे करता हूँ, जो भी आपने जस्ट अभी पढ़ा उसी को हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, इसको मैं छोटा कर दिया, कंसिडर अ 4-वे सेट एसोसिएटिव। वैसे आपको ये दिख जाएगा कैशे, कि कैशे जो 4-वे सेट एसोसिएटिव है, कंसिस्टिंग ऑफ 128 लाइन्स। यहाँ पे अब कितने नंबर ऑफ लाइन्स हैं मेरे पास? 128 लाइन्स हैं, ठीक है। विद क्या, लाइन साइज भी दे रखा है, लाइन साइज दे रखा है ऑफ 64 वर्ड्स। लाइन की चौड़ाई दे रखी है 64 वर्ड की लाइन की चौड़ाई, और कितने लाइन्स हैं? 128 लाइन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड कितना ये नहीं बताया गया, अभी देखते हैं आगे। The CPU generates 20 bit addresses। ये देखिए इसने बोला कि जो मेरा फिजिकल एड्रेस का साइज टोटल कितना है, 20 बिट का। वहाँ मेरा कितना दिख रहा था, 7 बिट का। तो ये इससे मेरा निकल सकता है, मेन मेमोरी का साइज निकल सकता है। अगर मेरे 20 बिट हैं तो 2 की पावर 20, इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो सकते हैं, एड्रेसेस ऑफ अ वर्ड इन द मेन मेमोरी। एक वर्ड को या एक प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए कौन सा ब्लॉक एक्सेस होगा, उसके लिए कितने बिट का एड्रेस जनरेट कर रहा है? 20 बिट का एड्रेस जनरेट कर रहा है। तो अब चीज़ एक दे रखी है, द नंबर ऑफ बिट्स इन टैग, लाइन एंड वर्ड फील्ड्स। इसको मैं कहता हूँ फाइंड आउट द नंबर ऑफ बिट्स इन टैग, लाइन एंड वर्ड फील्ड। अब टैग, लाइन और वर्ड फील्ड कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए वर्ड फील्ड में यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉक ऑफसेट, जो मैंने भी आपको बताया, ये मेरा होगा वर्ड फील्ड। उसको वर्ड फील्ड भी कहते हैं कई जगह, और टैग और लाइन आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अभी क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या इस्तेमाल करें, K-वे सेट एसोसिएटिव, ठीक है। K कितना दे रखा है? 4। और अब ध्यान देखिए, जो नंबर ऑफ सेट्स मेरे निकालने हैं, नंबर ऑफ सेट्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ लाइन्स डिवाइडेड बाय K। तो नंबर ऑफ सेट मेरे कैसे निकल रहे हैं, नंबर ऑफ लाइन्स डिवाइडेड बाय K निकल रहा है। कितने मेरे नंबर ऑफ लाइन्स गिवन है, कितनी है? 128 है ना लाइन। K कितना दे रखा है? 4। कितना हो गया, कितने सेट बनेंगे, कितने सेट बनेंगे? 32 सेट बनेंगे। कितने बिट्स रिक्वायर्ड होंगे, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड कितने होंगे? 5, क्योंकि मेरा ये क्या है, 2 की पावर 5, तो 5 बिट रिक्वायर्ड होंगे मेरे 32 सेट बनाने के लिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 64 वर्ड है। 64 वर्ड का लाइन साइज जितना होगा उतना ब्लॉक साइज होगा, बिकॉज 1 लाइन साइज 1 कैशे लाइन साइज इज इक्वल टू 1 मेमोरी ब्लॉक साइज, बराबर होता है। तो 64 वर्ड का मतलब कितना हो गया, 2 पावर 6। इसका मतलब क्या होगा, 6 बिट्स, ठीक है। 6 बिट्स रिक्वायर्ड है,
किसके? रिक्वायर्ड टू एक्सेस वर्ड इन अ मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, 6 बिट रिक्वायर्ड हो गए मेमोरी के ब्लॉक के किसी वर्ड को एक्सेस करने के लिए। अब कितनी लाइंस है टोटल मेरे पास? 128 लाइंस, तो मतलब 2 की पावर 7, इसका मतलब 7 बिट्स रिक्वायर्ड। 7 बिट कितने रिक्वायर्ड हैं? 7 बिट बता रही हैं, क्या बता रही हैं? ठीक है, 7 बिट्स रिक्वायर्ड। तो 7 बिट का मेरा ये जो बन रहा है लाइंस का, उतने बिट रिक्वायर्ड है मेरे, क्या बताने के लिए कि कौन सा लाइन नंबर है? रिक्वायर्ड टू एक्सेस कैशे लाइन। कौन सी कैशे लाइन को एक्सेस किया जा रहा है? लेकिन हम यहाँ पर जो भी इस्तेमाल करेंगे, एक तो इसका इस्तेमाल करेंगे और एक इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या निकालना है? मुझे टैग, लाइन और वर्ड में फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल साइज कितना है? मेरे पास 20 बिट का साइज है, जिसमें से जो सबसे लास्ट हिस्सा है वो क्या आएगा? इसको मैं यहाँ ना बनाता, इसको मैं अलग से बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास, ये आपको पता है के सेट एसोसिएटिव में 3 होगा, टैग, लाइन, या आपका लाइन ना होगा वहाँ पे सेट हो गया, नंबर ऑफ सेट भी ले सकते हो या लाइन ले सकते हो। यहाँ पर बात एक ही है, कई जगह लाइन चलता है, कई जगह सेट चलता है। अलग अलग किताब अगर आप देखेंगे, विलियम स्टॉलिंग से देखेंगे तो वहाँ पर लाइन दे रखा है, मॉरिस मेनो कह रहा है सेट दे रखा है। तो मैटर देखिए, मोर और लेस कंसेप्ट सेम है, बस आपको लेके चलना है। यहाँ पर टैग, लाइन और वर्ड की बात है, हम इसी को लेके चलेंगे। तो मेरे पास टोटल जगह कितनी है? टोटल कितना है मेरे पास? कितने बिट का एड्रेस बन रहा है? टोटल बिट्स कितने हैं? 20 बिट हैं। 20 में से पहले ब्लॉक ऑफसेट के लिए कितने बिट मेरे एलोकेट हो रहे हैं? कितने बिट हो रहे हैं? ये कितने हो रहे हैं? 6 बिट हो रहे हैं। तो 20 में से 6 के 14 बच गए। अब 14 में मेरे कितने बिट्स मेरे लाइन के लगेंगे? यहाँ आएगा मेरे पास लाइन का हो या सेट को, बात एक ही है, क्योंकि किस लाइन में जाना है। अब किस लाइन में जाना है, कितने बिट्स मेरे बताएंगे किस लाइन में जाना है? 7। ठीक है, तो ये मेरा लाइन साइज हो गया। ठीक है, या फिर एक्चुअल में आना था सेट का, तो इसको लाइन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो टैग मेरी बिट्स थोड़ी कम में ज़्यादा हो जाएंगे, उसके हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग हमारे पास आएगी यहाँ पर। अब कितना बचा? 7 और 6 13 मेरे 20 से गए, कितना बचा? 7। तो ये मेरी होगी टैग बिट्स, ये मेरी टैग बिट्स हो गई, ये मेरी हो गई लाइन, और ये मेरी हो गई वर्ड। तो यहाँ पे आपको फिजिकल एड्रेस के कंटेंट नहीं पूछा, यहाँ पर टैग, लाइन और वर्ड पूछा है कि कितने बिट्स मेरी लाइन में लग रहे हैं, कितने बिट्स मेरे वर्ड में लग रहे हैं, और कितने बिट्स मेरे टैग में निकले। टैग आपको यहाँ से निकलेगा। ओके, एक चीज़ और है, मैं ये भी बता दूँ। अब कई जगह आपको क्वेश्चन ये 776 आ सकता है, लेकिन हम अगर के सेट एसोसिएटिव की बात करें, जो आपको मैंने बताया अभी, वो बताया मैंने नंबर ऑफ सेट के हिसाब से। कितने सेट बन रहे हैं मेरे यहाँ पर? तो यहाँ पर मेरा ये चीज़ आएगी। तो अगर मेरे यहाँ पर ये चीज़ आएगी तो यहाँ मेरा कितना बन जाएगा? 9। तो आंसर, टैग का जो आंसर है वो 9 आएगा, 7 नहीं आएगा। माफ़ कीजिएगा, मैं करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। टैग मेरा आएगा 9 बिट का, 9 बिट का टैग आएगा। लाइन साइज मेरा इससे निकला 7, और वर्ड मेरा निकला ब्लॉक साइज मेरा 6। तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आएगा 9, 7 और 6। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो उसमें आपको ऑप्शन 9, 7 और 6 ही करना पड़ेगा। 5 और 6 नहीं करोगे, क्योंकि 5 यहाँ क्या दर्शा रहा है? नंबर ऑफ बिट्स टू सेलेक्ट अ सेट। कौन सा सेट चलेगा?
तो सेट कितने बन रहे हैं मेरे, 32 सेट बन रहे हैं। और कितने बिट रिक्वायर्ड है 32 सेट को में से किसी एक सेट को सिलेक्ट करने के लिए, 5 बिट रिक्वायर्ड है। 6 बिट मेरा वर्ड को दिखाने के लिए, 5 और 6 11, टोटल कितने मेरे पास 20। तो 20 में से 11 के कितने बचे, 9। 9 क्या हो गया मेरा, टैग हो गया। ठीक है, लेकिन लाइन निकालने के लिए लाइन मेरे कैसा निकल रहा है, यहीं से निकल रहा है। 128 लाइन्स दे रखी है, इससे से मेरी नंबर ऑफ लाइन्स, मेरी बिट्स कितने रिक्वायर्ड है वो बता जाएगा कि नंबर ऑफ बिट्स मेरे कितने रिक्वायर्ड होंगे। ये फील्ड बता रहा है, जरूरी नहीं कि ये फिजिकल एड्रेस का फील्ड हो। ठीक है, कई जगह अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पे आपको ये आपको निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन में सब चीज़ दे रखी है, सब चीज़ हो रखी है। कोई कन्फ्यूजन हो बेटा मुझे बता देना, मैंने कोशिश तो की आप लोगों को बताने की। ठीक है, अब मैं एक कंसेप्ट आपको बताया था फटाफट, बाकी नोट्स आपको दे दूंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक आता है, बहुत बढ़िया चीज़ आती है, एक कंसेप्ट आता है आपका जिसे हम कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो एक्चुअल में लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में फंडा क्या है कि जो सीपीयू भाई साहब है ना, हमारा सीपीयू जो है, सीपीयू की एक टेंडेंसी, एक उसकी आदत है, बड़ी बुरी आदत है, हैज़ आदत कह दीजिए, हैबिट कह दीजिए, तो हैज़ अ टेंडेंसी। टेंडेंसी इज़ अ फॉर्मल टर्म, और वैसे अगर हमको आम भाषा में बोलें हैबिट है, उसकी आदत है। क्या है आदत, क्या है उसका, वो एक ही एक्सेस करेगा, एक ही सेम मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करता रहेगा। ये देखिए अगेन एंड अगेन सेम मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करने की उसकी आदत है, बड़ी गंदी आदत है उसकी, सीपीयू की आदत है ये। तो उसकी टेंडेंसी है, तो सीपीयू हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेस सेम मेमोरी ब्लॉक रिपीटेडली। ठीक है, सीपीयू की आदत है। तो अब ये दो तरीकों से करता है, दो तरीकों से करता है। एक आता है आपका स्पेशियल लोकेलिटी, या तो स्पेस के हिसाब से देखेगा, दूसरा देखेगा टाइम के हिसाब से देखेगा कि कितना टाइम लग रहा है, और टेम्पोरल लोकेलिटी। स्पेशल का मतलब हो गया स्पेस, कितनी जगह के हिसाब से देखेगा, टेम्पोरल हो गया टाइम, कि किस में कितना टाइम लग रहा है उसके हिसाब से देखेगा। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो स्पेशल में आपको लिखूँ, इफ अ वर्ड इज एक्सेस्ड, ठीक है, नाउ, अगर कोई वर्ड एक्सेस किया जा रहा है इस समय, देन द वर्ड एडजेसेंट, W16 एक्सेस हो रहा था, तो उसका जो अगला जो बगल में जो वर्ड कौन सा था, W17, देन द वर्ड एडजेसेंट टू इट, उसके साथ में जो है, ठीक है, मतलब उसके जो सबसे पास है, नियर टू इट, सबसे पास जो है, वेरी नियर टू इट, विल बी एक्सेस्ड नेक्स्ट, कि अगली बारी जो उसकी आएगी वो उसके बगल में जो सबसे पास में निकटतम जो वर्ड पड़ा होगा, W16 के निकटतम सबसे पास में कौन सा वर्ड है, देखो जहाँ से यहाँ पर W16 का निकटतम कौन सा है, 17। तो 16 के बाद कौन सा एक्सेस होगा, 17 होगा, 17 के बाद हो गया 18 होगा, 18 के बाद होगा 19, इस तरीके से होगा। तो इसको हम कहते हैं स्पेशियल लोकेलिटी। क्या कहते हैं, स्पेशियल लोकेलिटी। ठीक है, लोकेलिटी रेफरेंस पे क्वेश्चन आता है। और दूसरा कंसेप्ट आपका यहां पर आता है, कीपिंग वर्ड्स इन अ ब्लॉक। इन अ ब्लॉक affects स्पेशियल लोकेलिटी। ये दो अगर आप लिख देंगे, इसको समझा देंगे, स्पेशल लोकेलिटी को हम ब्लॉक साइज भी कहते हैं, कि ब्लॉक साइज जो निर्भर करता है वो वर्ड्स को रख रहा है ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक साइज के हिसाब से रख रहा है। तो ये हो गया स्पेशल लोकेलिटी। नेक्स्ट थिंग मेरे पास आती है टेम्पोरल लोकेलिटी। टेम्पोरल लोकेलिटी का पहला स्टेटमेंट हो गया, इफ अ वर्ड, जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट यहाँ लिखी थी वही मैं लिख रहा हूँ, इफ अ वर्ड इज रेफरेंस्ड, ठीक है, एक वर्ड को रेफर किया गया
या एक्सेस किया गया या रीड किया गया, देन द सेम वर्ड विल बी रेफरेंस्ड अगेन। वही सेम वर्ड रेफरेंस होगा, उसका अगला नहीं होगा, वही का वही टाइम टू टाइम वही होता रहेगा, विल बी रेफरेंस्ड अगेन। ठीक है, ये किसके संदर्भ में कह रहा हूँ, कैशे के संदर्भ में कह रहा हूँ कि जब तक आप उस वर्ड को, उस ब्लॉक को रिप्लेस नहीं कर देते कैशे के अंदर से, तब तक वही एक्सेस करता रहेगा बार बार। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है LRU, इसको कहते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है, टेक्निक इस्तेमाल होती है आपकी कि सब जो सबसे कम इस्तेमाल हुआ है उसको हटाओ, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है उसी को रखो। ठीक है, तो उसको बदलने की कोशिश करते हैं कि जो ब्लॉक कभी से पूछा नहीं गया, जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसको हटा दिया जाता है, जो सबसे फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहा है उसको रखा जाता है। तो ये हम आगे टेक्निक्स और देखेंगे। ये आपकी कंसेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी में, या कैशे रिप्लेसमेंट, एक टर्म आती है कैशे रिप्लेसमेंट, इसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा। एक दो कंसेप्ट है, मैं एक बार अपनी कॉपी में से एक बार देख लूँगा, उसको समझ लूँगा एक बार, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा बीच में मैं बिजी हो गया था, इसलिए थोड़ा मुझे एक बार देखना पड़ेगा ताकि गलत ना बताऊँ आपको मैं। तो उसको पढ़ के मैं कैशे रिप्लेसमेंट के एल्गोरिथम आपको बता दूंगा। LRU हो गया आपका, FCFS हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये सेम टेक्निक आपकी थर्ड ईयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आनी है, सेम कंसेप्ट आने वाला है। वहाँ पे आता है पेज रिप्लेसमेंट, यहाँ आता है कैशे रिप्लेसमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम कहते हैं पेज, जो हार्ड डिस्क में कहते हैं हम पेज, ठीक है, लेकिन हम मेमोरी के केस में कहेंगे कैशे। कैशे के हम कहेंगे ब्लॉक या लाइन की बात करेंगे, वहाँ पेज और फ्रेम की बात करेंगे। वहाँ सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन मेरे शब्द बदल गए, वहाँ मेरा पेज और फ्रेम बन गया, और यहाँ मेरा क्या COA में क्या कहलाया, लाइन और ब्लॉक। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है दोनों के, बस शब्दों का हेरफेर है, कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो कैशे रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आपके काम आती है टेम्पोरल लोकेलिटी के भाई जो सबसे कम इस्तेमाल हुआ है, जिसका जो काफ़ी देर से जो बहुत कम इस्तेमाल रिसेंटली यूज, जो लीस्ट रिसेंटली यूज, मतलब जो बहुत ज़्यादा काफ़ी देर से इस्तेमाल नहीं हुआ, जो जगह घेरे बैठा है, उसको हटाओ। ठीक है, तो ये लोकेलिटिव रेफरेंस का फंडा होता है। मैं वीडियो को अभी फटाफट एंड कर रहा हूँ, इसको मैं कोशिश करूँगा कल सुबह मैं जल्द से जल्द इसको पोस्ट करने की, कल सुबह करूँ या जैसे भी करूँ, मैं जल्दी पोस्ट कर देता हूँ, फटाफट बना के कर देता हूँ थंबनेल बना के। और फिर नेक्स्ट जो पार्ट में लेकर आऊँगा वो कैशे रिप्लेसमेंट, और हार्ड डिस्क में पढ़ा नहीं रहा, हार्ड डिस्क आप पढ़ लेना, नोट्स में दे दूँगा, उसको देखना भाई हार्ड डिस्क के क्या हिस्से होते हैं। 3 प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स के अंदर आपके सेक्टर्स बने होते हैं, सेक्टर्स के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, उससे फाइल एक्सेस होती है। ये ऑलरेडी आपने पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, उसको एक बार दोबारा रीडिंग मार लेना, ज़्यादा कोई है नहीं, मैं उसको नहीं करा रहा। नोट्स आपके पास सारे कुछ है, सब कुछ दे रखा है। यूनिट 5 जब मैं लेकर आऊँगा तो उसके नोट्स भी डालना शुरू कर दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और आई थिंक मैंने डाल रखे नोट्स मैंने, लेकिन मैं यूनिट 5 की वीडियो जल्दी लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये इसको यहाँ खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट में आपको बताऊँगा कैशे रिप्लेसमेंट, फिर वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आपको बताऊँगा, वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इतना पूछा जाता नहीं है, तो मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट ही बताऊंगा, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बाकी नोट्स आपके पास है, आप बेटर नोट्स से पढ़ लेना ताकि मैं जल्द से जल्द फिनिश कर सकूं, क्योंकि अगर एक एक कंसेप्ट में लगाऊंगा तो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, और उतना ही टाइम मुझे लग जाता है इसकी एडिटिंग करने में और इसको अपलोड करने में। नेट की स्पीड आजकल बहुत कम चल रही है। तो बच्चों मैं अभी यही एंड कर रहा हूँ, और ये जो टेक्निक है मेरी इज़ यूज्ड इन टेम्पोरल लोकेलिटी। यहाँ पे ब्लॉक साइज इस्तेमाल होता है, यहाँ पे टेम्पोरल लोकेलिटी इस्तेमाल होती है, यहाँ पे LRU इस्तेमाल होता है। टेम्पोरल में LRU इस्तेमाल होता है, स्पेशल में क्या इस्तेमाल होता है, ब्लॉक साइज का ध्यान रखा जाता है, वर्ड को ब्लॉक में रखा जाता है कि उसका अगला जो होगा सब साथी होगा, उसके बगल में बैठा है, वो एक्सेस किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द साइज स्पेस जो घेर रहा है। एक एक करके रोज में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि भाई कितनी देर से कौन सा ब्लॉक कब से देर से बैठा हुआ है, जिसका रिसेंटली इस्तेमाल इतना हुआ नहीं, लीस्ट यूज्ड, बहुत कम तरीके से लीस्ट रिसेंटली यूज्ड इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ उसका, काफ़ी देर से बैठा इंतज़ार कर रहा है, वो पड़ा हुआ है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी, यूज़र ने पूछा नहीं उसको, तो उसको रिप्लेस करने का फंडा होता है। तो इसे कहते हैं कैशे रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो जितनी बार रिप्लेस हो रहा है उतनी बार वो उसको हिट मिस हो रहा है, जितनी बार मिल रहा है
वो हिट हो रहा है। तो हम देखेंगे इसके कितने हिट्स और कितने मिस हैं, उसको हम कंसेप्ट को कैश रिप्लेसमेंट में समझेंगे। तो थैंक यू गाइस मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं इसको भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा हैफजर्ड बन रहा है बच्चों, हो सकता है आपको ये समस्या समझ में आए, फिर भी मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करके मैं कर देता हूँ। और बेटा काइंडली बेयर विद मी, मैं इसको फटाफट सेव कर लूँ पहले मैं, और मैं वीडियो को पहले एंड कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो अभी रात के बज रहे 12:40, मैं फटाफट अभी सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है। मैं इसको करके इस अपलोड करके आपके लिए पहले काम ख़त्म कर दूँ, पार्ट 2 में ले आता हूँ। यूनिट 4 पार्ट 2 अपलोड फटाफट कर रहा हूँ मैं अभी, विद इन फ्यू मिनट्स में फटाफट। जैसी नेट की स्पीड आपकी आ ही रही है, अभी तेज़ है, मैं फटाफट कर देता हूँ। तो बेटा वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट कर दो। मुझे तारीफ़ें भैया चाहिए भैया, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मैं नींद काट के आपके लिए काम कर रहा हूँ। मुझे लाइक तो बनता ही बनता है, तो टारगेट है मुझे 50 से 100 लाइक तो चाहिए मुझे। 100 लाइक, 50 क्या, 100 लाइक्स तो मुझे चाहिए, और बहुत सारे व्यूज़ चाहिए मुझे इस वीडियो के। तो आप लोग बेटा पढ़ लो, मुझे व्यूज़ और सब चीज़ ला के दो। मुझे ये आप लोग का सपोर्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, और हम आगे और इसको पढ़ाई करेंगे अच्छे से। तो मैं DSTL की वीडियोज़ भी जल्दी लेकर आना शुरू करूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, पढ़ना शुरू कर दो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 3 में आपको वर्चुअल मेमोरी और कैश रिप्लेसमेंट खत्म करके यूनिट 4 फिनिश, उसके बाद सीधा यूनिट 5 में हम बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, बाय बाय। मेरा F4 कहाँ गया, बाय।